एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नेम है द सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इस सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो नए हैं वो कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद है कि आप लोग कर दिए होंगे और प्लीज़ आप लोग कर ही दें, जिससे मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाने से कुछ ऐसा। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड क्यों रिजिड है बताना है। तो देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं उसका जो अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो अट्रैक्शन लगता है कोई सॉलिड में बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्या है, रिजिड हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, फोर्स का अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके कारण से। और ये जो होते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, जैसे कोई सॉलिड को कहीं भी रख दिया जाए तो वहीं पर अब वो रहेगा जब तक उस पर कोई ऐसा फोर्स जैसे ना लगाया जाए। तो फिर कह रहा है कि हाउएवर दे कैन ऑक्सीलेट अबाउट दियर मीन पोजीशन, दिस इज द रीजन सॉलिड्स आर रिजिड। अब देखिए उसका कोई एक जो होता है मीन पोजीशन होता है, और वो मीन पोजीशन पर अपना वो रहता है, जब तक उसको ऑक्सीलेट नहीं करवाया जाए तब तक वो वहीं रहेगा। तो इसलिए वो सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। कह रहा है कि वाई सॉलिड्स हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम। क्यों सॉलिड के पास डिफिनाइट वॉल्यूम होता है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सॉलिड में बहुत ज़्यादा रहता है, और रहने के कारण जो है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना सॉलिड का, वो फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, मतलब वो फिक्स्ड रहते हैं, जिसके कारण से वो रिजिड है बहुत ज़्यादा। इसलिए सॉलिड जो होता है उसका एक डिफिनाइट वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स: पॉलीयूरेथेन, नापेथलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें से बताना है आपको। तो एमॉर्फस सॉलिड में जो होंगे पॉलीथीन होंगे, टेफ्लॉन होंगे, सेल्फोन होंगे, पॉली पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, उसके बाद ग्लास, फाइबर, ये सब होंगे एमरफोस सॉलिड में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होगा नेपथलीन, बेंजोइक एसिड, फिर पोटेशियम नाइट्रेट, फिर कॉपर होगा। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये लोग। अब करें कि वाई इज ग्लास कंसीडर एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों ग्लास जो है एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्यों कंसीडर, क्यों माना गया है? तो देखिए सिमिलर टू लिक्विड्स ग्लास हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो। अगर सभी तरह के लिक्विड आप देखिएगा उसके पास टेंडेंसी रहता है जिससे वो कि वो फ्लो कर सके, और ये बहुत ही स्लोली मतलब कि वो करता है। तो इसलिए ग्लास जो है जो स्लोली मतलब करता हो, तेजी से नहीं, जो स्लोली करता हूँ, इसलिए ग्लास को माना गया कि सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक, मतलब कि मतलब कि उस लिक्विड को गर्म करके ठंडा मतलब बन करके फिर उस तरह गर्म करके उसको पिघलाकर उस तरह के शेप देकर उसको ठंडा किया गया, वो समझिए, क्योंकि बिना पिघलाए हुए उसको तो कर नहीं सकते हैं। करा के दिस इज द रीजन डेट ग्लास विंडोज एंड डोर्स आर स्लाइटली स्टिक थिकर एट द बॉटम एंड एट द टॉप। अब देखिए नीचे से ऊपर तक देखिएगा खिड़की में चाहे दरवाजा या समेत, इसमें स्लाइटली बहुत ज़्यादा मोटा वो दिखता है। ठीक, यही कारण है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज एब्जॉर्ब्ड टू हैव अ सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। कमेंट ऑन द नेचर्स ऑफ द सॉलिड, वुड इट शो
क्लीवेज प्रॉपर्टी करा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं सॉलिड का, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि सेम वैल्यू पर, तो उसके सभी डायरेक्शन जो होंगे वो उसके अलॉन्ग में अगर देखते हैं तो उसी पर आपको जो है सॉलिड के नेचर के बारे में कमेंट करना है और इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी को दिखाना है। तो देखिए आइसोट्रॉपिक सॉलिड जो होते हैं वो सेम उनका वैल्यू होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का, और जब उसको मेजर्ड किया जाता है अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग में, तो इसलिए ये जो होता है ये सॉलिड मतलब रहते हैं। तो इसका सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण जो है, सभी डायरेक्शन होने के कारण जो है, इसका आइसोटॉपिक नेचर में पाया जाता है, आइसोटॉपिक नेचर का ये होता है। और इसलिए सॉलिड जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसलिए सॉलिड जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। और जब एमॉर्फस सॉलिड को हम काटते हैं कोई एक शार्प एजेस टूल के साथ, तो ये जो है दो पीस में कट जाता है और ये इरेगुलर सरफेस बनाता है, मतलब उसका कुछ ऐसा सरफेस नहीं बढ़िया रहता है। करा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम। जैसे देखिए करा के क्लासिफाई करना है सॉलिड को अलग अलग तरह के उसके कैटेगरीज में, और उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के नेचर के को देखते हुए इसको ऑपरेट करना है। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, फिर अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गोन, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब जो दिया हो इसमें बताना है कि इसका। तो पोटेशियम सल्फेट एक आयोनिक सॉलिड है, टीन जो है एक मेटालिक सॉलिड है, पिघल जाते हैं। बेंजीन जो है ये मॉलिकुलर है, मतलब कि ये नॉन पोलर सॉलिड है। और फिर कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, यूरिया जो है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है ये, इसलिए। और एमोनिया किस तरह के नेचर में है, वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड है जो मॉलिकुलर सॉलिड में है। जिंक सल्फाइड को देखिए ये आयोनिक सॉलिड है। और ग्रेफाइट ये कोवैलेंट है या इसको नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। रुबिडियम को देखिएगा मेटालिक सॉलिड है। आर्गोन को नल पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कहते हैं, उस तरह के नेचर में। फिर सिलिकॉन कार्बाइड को देखते हैं तो ये जो होता है ये कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं एकदम दुम दबा के। Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? कह रहा है कि ए सॉलिड जो है बहुत ही हार्ड है और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वाले सॉलिड में है। और कह रहा है कि मतलब इंसुलेटर सॉलिड है, और ये इसको जब मोल्टन स्टेट में करते हैं तो ये पिघल जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देने पर। तो क्यों सॉलिड इस तरह के मतलब होता है बताना है। तो देखिए अगर कोई किसी चीज़ का प्रॉपर्टी जानना है तो उसके बारे में बढ़िया से डिटेल पढ़ना होगा तभी आप जानिएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि ये कोवैलेंट है और ये नेटवर्क सॉलिड का प्रॉपर्टी इसमें है। तो इसलिए सॉलिड जो होता है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड होने के कारण जो है होता है। और एग्जांपल में जैसे सॉलिड जो है जैसे कि डायमंड ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देने पर ये होता है, हाईली टेम्परेचर देने पर ये मोल्ट करता है। क्वार्ट्ज हो गया SiO2 जिसको बोला जाता है, डायमंड तो कार्बन होती है, इसको C से ही डिनोट कर दिया जाता है। और आयोनिक सॉलिड करा कि आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन। आयोनिक सॉलिड जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता है बताइए। तो ये जो होता है आयोनिक कंपाउंड में होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जब इससे कंडक्ट करवाया जाता है तो इसके आयन्स जो होते हैं उसके द्वारा, क्योंकि आयन्स है तो उसका तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो सॉलिड स्टेट में आयन होने के कारण एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, जिसके कारण से वो जो है फ्री टू मूव नहीं कर पाता है, ठीक। और सॉलिड में जब इसके बारे में हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि आयोनिक सॉलिड होने के कारण जो है फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है सॉलिड स्टेट में। तो ये मोल्टन स्टेट में करता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी करता है, आयन्स इसमें फ्री टू मूव होते हैं, इसके कारण से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कारण होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल। किस तरह के सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो देखिए मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किस तरह के। तो देखिए मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल
कंडक्टर होते हैं, जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इसलिए मेलिएबल हैं और ये डक्टाइल भी हैं। अब मेलिएबल, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी ये सब तो पढ़ेंगे, 8 क्लास में भी था, और आप तो जान ही रहे हैं वो 10 क्लास में भी होगा, तो ये तो 12th क्लास में बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट को, ये लैटिस पॉइंट का जो सिग्निफिकेंस होता है वो देना है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो सुनिए। तो कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट इज दैट ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम, और एन आयन कह सकते हैं। कह रहा है कि इसका यही सिग्निफिकेंस है लैटिस पॉइंट का, कि हर एक इसका लैटिस पॉइंट जो होता है ये दिखाता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड के एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। तो ये चाहे तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो कोई आयन हो सकता है, तो ये तीनों को दिखा रहा है इसलिए हो सकता है। करेक्ट, नेम दैट पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल, मतलब कि पैरामीटर का नेम देना और उसका कैरेक्टराइज करना है यूनिट सेल का। तो 6 पैरामीटर होते हैं और इसको कैटेगराइज करिएगा कि यूनिट सेल में, तो देखिए क्या होगा कि फॉलो करना पड़े, देखिए कैसे ये फॉलो करता है। तो इट्स डायमेंशन अलॉन्ग द 3 एजेस ए बी सी। अब जैसे देखिए इसका डायमेंशन है तो 3 एजेस होंगे, 3 एजेस का हो गया, तो उसका ए बी सी तो होगा ही एजेस। तो ये एजेस जो हैं इक्वल होते भी हैं और इक्वल नहीं भी होते, तो इसके कारण से है। अब एंगल बिटवीन एजेस, अब एजेस के बीच में एंगल देखिएगा तो देखिए क्या होता है कि एंगल जो होता है अल्फा, मतलब कि दीज आर एंगल्स अल्फा बिटवीन एजेस बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में एंगल जो होता है अल्फा होते हैं। अब ए जेड ए स्क्वायर देकर कर रहा है, तो अब इसके बीच का देखिएगा ए और सी के, तो ए जेड ए टू द पावर -2 होगा। अब फिर उसके बाद ए जेड ए टू द पावर -3 होगा। तो ये सब जो है उसके एजेस के बारे में दिखा रहा है कि ये ए और बी के होगा, वो वाला जो था ए और सी का, वो वाला जो था बी और सी का था, तो ये इसके बता रहे हैं एंगल्स के बारे में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कह रहा है कि हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अब इसके बीच का डिफरेंस बताना, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के बीच का। फिर फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच का बताना है। तो हेक्सागोनिक यूनिट सेल जो होता है, जैसे हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए ए जो है बी के बराबर है, लेकिन बी जो है सी के बराबर नहीं है, तो मतलब ये तीनों बराबर नहीं है, तो ए अल्फा जो होगा बीटा के बराबर होगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, अब बीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है बराबर है, तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, दोनों 90 डिग्री होगा। अब वाई जो रह गया गामा, गामा जो हो गया 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो जाएगा, तब जाके हेक्सागोनल और वो होगा। फिर मोनोक्लिनिक यूनिट का, यूनिट सेल का देखिएगा तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होता है, इसमें तीनों बराबर नहीं होता, जिससे अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, बी जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। फेस सेंटर यूनिट सेल का देखिएगा तो फेस सेंटर यूनिट सेल जो होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर, जिसके कारण से इसके हर एक सेंटर फेस पर मतलब ये देखे जाते हैं। इंड सेंटर यूनिट सेल देखिएगा तो इंड सेंटर यूनिट सेल जो होता है इसका भी ये भी पार्टिकल्स को कंटेन करता है कॉर्नर पर, लेकिन एक एक सेंटर पर कोई दो अपोजिट फेसेस को देखने को मिलते हैं इंड सेंटर पर। अब एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड अ कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। करा कि कैसे हम इसके एटम के पोर्शंस को लोकेट कर देंगे, तो पहला कॉर्नर पर, दूसरा करा बॉडी सेंटर पर क्यूबिक से यूनिट सेल का, और उसके यूनिट सेल के अगल बगल के पार्ट्स के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि एन एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड एडजेसेंट यूनिट सेल। अब इसलिए 1/8 पोर्शन हो जाएगा एटम का, क्योंकि 1/8 शेयर कर रहा है यूनिट सेल के द्वारा। अब ये एटम जो है दिखा रहा है कि बॉडी सेंटर पर का क्यूबिक यूनिट सेल का, तो ये शेयर नहीं करेंगे अपने नेबर वाले यूनिट सेल के द्वारा, इसलिए ये जो होगा ये एटम जो बिलोंग्स नहीं करेंगे यूनिट सेल के। तो यहाँ पर प्रेजेंट में होगा क्या, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा यूनिट सेल का वो 1 होगा। करा के 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। करा के 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट नंबर बताना है एक मॉलिक्यूल का, जिसमें एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है।
तो क्या होगा, तो सीक्वेंस स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में देखिएगा तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कांटेक्ट में होते हैं, जिसके कारण से चार उसके बगल में होंगे। ठीक, अब चार को बगल में होने के कारण इसलिए वो जो होगा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मॉलिक्यूल का, इसलिए ये जो होगा स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में ही होगा चार गो। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, 0.5 मोल ऑफ इट्स, हाउ मेनी ऑफ दिस आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए एक कंपाउंड जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, तो कह रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो गया 0.5 मोल में, और कैस कितना जो होंगे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो देखिए अगर एक क्लोज पार्टिकल में देखेंगे तो 0.5 इंटू 6.0 इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल जो होगा इतना हो जाएगा। अब इतना होने के कारण क्या होगा कि इसका जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये इतना आएगा। अब इतना आ जाएगा इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ वॉइड जो होगा इतना हमें इतना जोड़ दिया जाएगा तब इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझा दिए हैं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है एम और एन। अब एलिमेंट एन है और ये जो है सीसीपी बनाता है और एटम एम का जो है वो ऑक्यूपाई करता है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो देखिए सीसीपी लैटिस जो होता है ये बनाता है कोई एटम के एलिमेंट के द्वारा जैसे एन। ठीक, अब इसलिए ये जो होगा इसका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे ये इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ द एलिमेंट होंगे। तो दो इक्वल टू दो बार होगा, तो इसके क्वेश्चन के अनुसार जो है एटम का जो एलिमेंट होगा वो ऑक्यूपाई करेगा 1/3 को टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम जो होंगे एम का वो बराबर होगा, क्योंकि 2 इंटू 1/3 तो कितना हो गया 2/3 थर्ड हो जाएगा। अब ये नंबर आया अब एन एटम का, तो इसलिए इसका रेशियो जो होगा एटम एम का वो जो होगा एन इज एम रेशियो एन हो जाएगा, मतलब 2/3:1 मतलब 2:3। तो इसका निकल गया M2N3 हो जाएगा फॉर्मूला कंपाउंड का फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैव द हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस। देखिए तो हेक्सागोनल क्लोज कह रहा है कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी होगा इसके पास। तो सिंपल क्यूबिक के पास होगा कि बॉडी सेंटर जो क्यूबिक होता है उसके पास होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के पास पैक्ड लैटिस के पास होगा, तो बताना है। तो इसका आंसर देखिए hexagonal close packed lattice has the highest packing efficiency of 74%. The packing efficiency of simple cubic and body center cubic lattices are 52.4% and 68% respectively. Hexagonal close packed जो होता है तो उसका लैटिस जो होता है वो हाईएस्ट मतलब कि होता है पैकिंग एफिशिएंसी होता है, वो 74% को पैकिंग कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि HCP जो होता है उसका लैटिस जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है सिंपल क्यूबिक का और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का वो 52.4% और 68% होता है इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए कि इसमें कितना अटता है तो कौन ज़्यादा है। इसमें दोनों मिल के इतना है और उसका 74 है तो 74 वाला ज़्यादा। कह रहा कि एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg and mo per mole forms a cubic unit cell with age length 405 pm if its density is 2.7 into 100
3 kg पर मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसका नेचर क्या हुआ क्यूबिक यूनिट सेल का। तो देखिए एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया हुआ है इतना किलो पर मोल, और उसका क्यूबिक यूनिट सेल जो है, और साथ में उसका एज का जो लेंथ इतना दिया हुआ है, तो उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, और बताना है कि उसका नेचर जो है क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होगा। तो देखिए डेंसिटी दिया है एलिमेंट का इतना, तो लिख देंगे, फिर मास लिख देंगे उसका, फिर एजेस ऑफ लेंथ लिख देंगे, तो ए का इतना दिया था इतना, ऐसे लिख सकते हैं ना। 405 PM को लिख सकते हैं, अगर हमको मीटर में लिखना रहता तो 10⁻⁻12 देकर, तो इतना आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर, तो एन इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो ये हो जाएगा। वो चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्लाइंग दिस रिएक्शन, तो इसको फार्मूला पर बैठाएंगे, ZmA³ इंटू एन ए फार्मूला को बैठाएंगे, तो D/A³ Na आएगा एवोगाड्रो नंबर। फिर तो जब बाय एम करेंगे तो अब इसका सब वैल्यू को पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो मेरा इतना निकल कर आएगा, तो मतलब कि 4 आंसर इसका आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जब हम अप्लाई करते हैं 4 एटम, कोई एलिमेंट का 4 एटम अप्लाई करते हैं, तो ये प्रेजेंट पर यूनिट सेल होता है जिसको बोला जाता है। इससे इसका यूनिट सेल जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, FCC बोला जाएगा, और या तो CCP भी बोला जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। कह रहा कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, किस तरह की डिफेक्ट होता है जब हम लोग कोई सॉलिड को हीट करते हैं। तो वही बताना है कि विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट्स एंड इन व्हाट वे, और किस तरह के वे में ये होता है और क्या होता है अफेक्टेड, तो ये बताना है। तो जब सॉलिड को हीट कीजिएगा तो इसका वैकेंसी जो रहेगा, वैकेंसी डिफेक्ट रहेगा, वो अराइज कर सकता है। अब जिसके कारण से सॉलिड का क्रिस्टल जो है वो कहता है कि इसका वैकेंसी डिफेक्ट है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है, तो जब हम कुछ उसका लैटिस साइड के साथ करेंगे तो उसी को हम लोग बोल देंगे कि वैकेंट है। ठीक, अब वैकेंसी डिफेक्ट जो ये चीज़ को लीड करता है, क्योंकि ये जो होता है सॉलिड का जो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी में जो होता है वो घटाव होता है, जिसके कारण से बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय, तो ZnS और AgBr को देखते हैं। तो जिंक सल्फाइड को जब देखेंगे तो इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, अब फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, और AgBr को देखेंगे तो इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट होगा और फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, तो इसके कारण से बोल सकते हैं। Explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valence is added as an impurity in it। कैसे हम लोग इसके वैकेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं आयोनिक सॉलिड में, जब हम लोग कैटायन का जो हायर वैलेंस जो होता है अगर उसके साथ इम्प्योरिटी में ऐड करते हैं तो एक्सप्लेन करना है। तो जब कैटायन का हायर वैलेंस होता है, जब उसमें ऐड करते हैं आयनायन सॉलिड से, तो इसका इम्प्योरिटी जो होता है वो रहता है, जिसके कारण से कैटायन का हायर वैलेंस जो होता है हट जाता है, और ज़्यादा माने हट जाता है, और ज़्यादा हट जाने के कारण कि एक कैटायन जो होता है उसका लोवरेंस वैकेंस हो जाता है। अब एक से ज़्यादा मतलब कि उसका जो है लोवरेंस वैकेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से हम उसको क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर सकते हैं। आप कर देंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हम इसका यही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि उसका कुछ जो साइट होते हैं जहाँ जो वैकेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि SR2+ जो है इसमें NaCl को ऐड करें तो SR2+ आयन हट जाएगा, और हटने के बाद दो इसका जो है Na आयन हट जाएगा। अब हटने के बाद जो होगा एक इसका SR2 का जो है आयन ऑक्यूपाई कर लेगा Na आयन के एक साइड के साथ में, तो एक दूसरे के साथ में यही वैकेंट होने के कारण जो है ये जो है इंट्रोड्यूस करता है इसके वैकेंसीज को। Ionic solids which have anionic vacancies due to metal axis defect develop color। Explain with the help of a suitable example। कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड जो होता है
उसके बाद से एक एन आयोनिक वैकेंसीज होते हैं, जिसके कारण वो जो मेटल को ज़्यादा एक्सेस डिफेक्ट करता है, जिससे कलर डेवलप होते हैं। तो एक्सप्लेन कीजिए और उसके कुछ सूटेबल एग्जांपल के साथ आप उसका हेल्प कीजिए, बताना है। तो एग्जांपल के साथ देखिए, कलर डेवलप जो होता है इसलिए होता है क्योंकि एन आयनिक साइट में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं तो वो क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल पार्ट ऑफ रेडिएशन से, जिससे वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद ये चीज़ देखने को मिलता है। इस एग्जांपल में जब हम लोग NaCl का क्रिस्टल को जब हम लोग करेंगे गर्म, तो एटमॉस्फेयर में का जो सोडियम वेपर होंगे, एटमॉस्फेयर का जो सोडियम वेपर में जब हम लोग क्रिस्टल को गर्म करेंगे NaCl का, तो हमको सोडियम एटम का जो है वो डिपॉजिटेड होते हुए उसके क्रिस्टल के सरफेस पर हमको दिखाई देगा, जिसके कारण से उसका क्लोराइड आयन जो होगा वो क्रिस्टल के सरफेस से डिफ्यूज हो जाएगा, जिसके कारण, और ये होगा NaCl के साथ में, और Na एटम जो है जाकर उस पर बैठ जाएगा और मतलब कि डिपॉजिटेड हो जाएगा, जिसके कारण से इस प्रोसेस के दौरान जो Na एटम जो होगा उसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हुए दिखाई देगा Na+ आयन से। तो ये वो जो है इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करके छोड़ देगा, जिसके कारण से वो क्रिस्टल में ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो उसका वैकेंट एनायनिक साइट्स हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा एक्साइटेड होने के कारण एनर्जी को रिलीज कर देगा, एब्जॉर्बिंग करने लगेगा। और ये जो होता है उसके विजिबल लाइट से आता है, और ये जो है उसके साथ में एक येलो कलर का मतलब कि इम्पार्ट क्रिस्टल देता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग it with a suitable impurity. To which group should this impurity belongs? 14th एलिमेंट जब देखेंगे तो ये कन्वर्टेड कर देता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये जो होता है डोपिंग प्रोसेस के कारण होता है, और जिसके कारण से सूटेबल इम्प्योरिटी के साथ में होता है, जिससे कुछ ग्रुप में जो है उसके इम्प्योरिटी जो है बिलोंग्स होना होता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन कि जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। ठीक, अब 14 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो आराम से कन्वर्ट कर सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो भी डोपिंग प्रोसेस के कारण 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जस्टिफाई योर आंसर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत अच्छा तरह के परमानेंट मैग्नेट मतलब कि बनाता है। ठीक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है एक बेटर परमानेंट मैग्नेट बनाता है, और ये सॉलिड में होता है, या मेटल आयन का जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो एक छोटे रीजन के ग्रुप के साथ में होता है, जिससे उसका रीजन को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और हर एक इसका डोमेन जो होता है एक टीनी मैग्नेट से तरह होता है। और ये अनमैग्नेटाइज्ड पीस जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो डोमेन होता है जो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक, जिससे उसका रिजल्ट यही देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं डोमेन्स का वो नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, जिसके कारण से वो जो है सब्सटेंस जो प्लेस कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे जितने भी डोमेन होंगे वो सब ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब ओरिएंटेड हो जाएंगे सब डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, जिसके कारण से मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऑर्डरिंग ऑफ द डोमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करा कि मैग्नेटिक फील्ड से जितने भी रहते हैं वो सब के सब बाद में जो है हट जाते हैं, जिसके कारण से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ सोल्यूशन है सब का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, इसमें डिफाइन करना है एमॉर्फस टर्म को, और एक एग्जांपल के साथ जो है एमॉर्फस सॉलिड को बताना है। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये सॉलिड है
जो कि ये इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और ये इरेगुलर शेप में होता है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, ठीक। और इसका जो सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं और ये मेल्ट कर जाते हैं एक टेम्परेचर के ओवर रेंज से। इसलिए एमorphous सॉलिड जो होता है समटाइम्स हम देखते हैं तो मतलब इसलिए एमorphous सॉलिड जो होता है कि इसलिए कभी कभी जो होता है एमorphous सॉलिड जो है उसको हम लोग शैडो सॉलिड्स बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक। अब ये इसके पास डिफिनाइट हीट नहीं होता है फ्यूजन का, होता है क्योंकि जब हम लोग काटते हैं एक शार्प टूल के साथ कोई चीज़ तेज चाकू के साथ काटते हैं तो हम देखते हैं तो ये दो पीस में हो जाता है और ये उसका पीस जो होता है इरेगुलर शेप सरफेस में रहता है, मतलब उतना ढंग से नहीं रहता है, उसका कोई शेप उस तरह का लगता नहीं है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ एमorphous सॉलिड का, जैसे ग्लास हो जाता है, रबर हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, तो एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अब इधर आते हैं 2 क्वेश्चन में, कह कि वाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज अ क्वार्ट्ज। क्या मतलब कि बनाता है ग्लास जो है सॉलिड से, जैसे क्वार्ट्ज सॉलिड उससे अलग, ठीक। और क्या मतलब कंडीशन होता है कि क्वार्ट्ज जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लास में, ये भी बताना है। तो अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेक डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज, मतलब कि इसका अरेंजमेंट जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मतलब ग्लास बनाने में वो अलग अलग होते हैं क्वार्ट्ज से। अब ग्लास में क्या होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं शॉर्ट रेंज में रहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज में क्या होता है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है दोनों के दोनों मतलब क्या होते हैं कि लॉन्ग रेंज में रहता है और शॉर्ट रेंज में भी रहता है, दोनों में रहता है। अब क्वार्ट्ज जो है उसको ग्लास में भी कन्वर्ट कर सकता है हीटिंग के दौरान, या मतलब कोई कूलिंग वूलिंग ज़्यादा तेज़ी से हो तब कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्लासीफाई कीजिए हर एक मतलब कि सॉलिड्स को आयन के मेटालिक को मॉलिक्यूलर नेटवर्क ये सबको या उसके कोवेलेंट या एमorphous को, जैसे टेट्रा फोस्फोरस डिओ डेकोक्स डेकोक्साइड है, जैसे P4O10 बोला जाता है जिसको ग्रेफाइट है, अमोनिया अमोनियम सल्फ फॉस्फेट है जिसको NH4 टू द पावर होल 3 P4 बोला जाता है, ब्रास है, SiC है, ठीक, Rb है, I2 है, LiBr है, P4 है, Si है, ये सबको बताना है। तो आयोनिक में कौन कौन होते हैं हम बता देते हैं। एमोनियम फॉस्फेट होता है NH4 के होल 3 P4, LiBr होता है 10 वाला जो दिया है, मेटालिक में देखिए ब्रास होता है, Rb होता है, रुबेडियम होता है, मोलिकुलर में देखिए टेटा फॉस्फोरस डेकोक्साइड होता है जिसको P4O10 बोला जाता है, टेटा फॉस्फोरस डेकोक्साइड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। I2 जो होता है P4 होता है मोलिकुलर में। कोवैलेंट नेटवर्क में कौन सा रहता है, SiC ग्रेफाइट, Si भी बोल सकते हैं, मॉस्फोरस में एमorphous में तो प्लास्टिक। व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या इसका टर्म है बताइए। और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, और एटम का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या मतलब वो होता है बताना, और बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है बताना। करा के देखिए पहला देखिए बताते हैं, जैसे आंसर पहला का सुनिए, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो नंबर सबसे नज़दीक में रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रेजेंट में रहेगा, सबसे नज़दीक में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई भी रहे, सबसे नज़दीक में जो रहेगा क्रिस्टल लैटिस के, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक। अब सेकेंड में करा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है एटम का, ये भी पता चल गया। और ये क्यूबिक क्लोज पैक जो होता है स्ट्रक्चर, ये 12 होता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसका 8 होता है। अब बताना है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल, एक्सप्लेन। तो देखिए कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक मास जो होता है जिसको हम लोग नहीं जानते, अननोन मेटर रहता है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि इसका डेंसिटी या डायमेंशन जो है यूनिट सेल का, तब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
तो वो सब चीज़ जानते हैं तब एक्सप्लेन करते हैं। तो कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है अननोन मेटर होता है, मतलब उसको नहीं मतलब पता रहता है मेटर, ऐसा मेटर रहता है हमको पता नहीं चलता, उसके बारे में नहीं जानते हैं। अब डायमेंशन जो होता है यूनिट सेल का होता है। अब एटॉमिक मास जो होता है मेटल का वो जो डिटरमाइन कर सकता है। आप डिटरमाइन कर सकता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा एजेस होगा लेंथ ऑफ द यूनिट सेल का, कि एक क्रिस्टल के यूनिट सेल का लेंथ भी होगा। और डी जो होगा वो भी हो सकता है मेटल, एम जो है मेटल का डेंसिटी हो सकता है, और एम जो है मास भी हो सकता है एटम का और मेटल का। और जेड जो है एटॉमिक हो सकता, एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं यूनिट सेल में। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, मास ऑफ द यूनिट सेल। अगर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालना है तो मास ऑफ द यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसके फॉर्मूला पर बैठा देंगे, जैसे डी से डेंसिटी को करते हैं तो जेड बाई एम बाई ए क्यू। अब इसका फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो सिंस हमको पता चल, चूँकि हमको पता चल जाएगा कि यूनिट सेल का जो मास होता है वो, जैसे नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल अब इंटू मास ऑफ द वन एटम लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। वॉल्यूम हमको पता करेगा यूनिट सेल का, तो देखिए क्या करेंगे, एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल टू द पावर 3 कर देंगे, बस इसका निकल जाएगा वॉल्यूम। अब इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, एम इक्वल टू डी ए क्यूब बाई जेड होता है। अब इसका मतलब यही होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द मेटल, मतलब एक मेटल का जो मास हम देखते हैं, मतलब एक मेटल के एटम का जब मास हम लोग निकालते हैं तो देखिए तो एटॉमिक मास लिखते हैं, फिर एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। इसको इस तरह से करते हैं, एम इक्वल टू डी क्यूब, एवोगाड्रो नंबर के साइन एन बोलते हैं, फिर जेड। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको जो होते हैं इसके एजेस का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है, जैसे ए बी सी है तो अलग अलग होगा, तो इसका इक्वेशन तब अलग अलग होगा। तो इसलिए ये जो है एम इक्वल टू डी इंटू ए बी सी इंटू एन बोल सकते हैं, इस फॉर्मूला पर बैठते हैं। Stability of a crystal is reflected. आप कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो होता है क्रिस्टल का वो रिफ्लेक्टेड होता है मेल्टिंग पॉइंट के मैग्नीट्यूड से अगर देखते हैं तो। अब कह रहा है कि कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर, मीथेन फ्रॉम अ डाटा बुक। What can you say about the intermolecular force between these molecules? अब इसका बताना है कि स्टेबिलिटी क्या होता है क्रिस्टल का, जिससे इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है मेल्टिंग पॉइंट का वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। और एक कमेंट करना, मतलब बताना इसके बारे में, और बताना कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड वाटर का, इथाइल अल्कोहल का, डाइथाइल ये सब का, मीथेन का, तो इसके डाटा बुक से बताना है। फिर बताना है कि क्या मतलब कि ये बताता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल के बीच में जब होता है तो ये बताना है। देखिए तो हायर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। और ये एक सब्सटेंस ऐसा है जिसके साथ में इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सब्सटेंस जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट के साथ में भी होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का दिया हुआ है कि सॉलिड वाटर का 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री से केल्विन सेल्सियस पर। अब इथाइल अल्कोहल का 158.8 केल्विन पर आता है। डाई इथाइल ईथर का जो 156.85 केल्विन पर आता है। मीथेन जो रहता है 89.34 केल्विन पर आता है। तो कह रहा है कि नाउ ऑन ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इट कैन बी सेड दैट अमॉन्ग द गिवन substances the intermolecular force in solid water is the strongest and that in methane is weakest। कह रहे कि अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो उसके बारे में ऑब्जर्विंग कर सकते हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसके बीच में जो सब्सटेंस दिए हुए उसके बारे में कर सकते हैं। उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं सॉलिड वाटर का उसमें बता सकते हैं, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है वो भी बता सकते हैं, और वीकेस्ट मीथेन में क्या है वो भी बता सकते हैं। How will you distinguish between the following pair of the term hexagonal close packing and the cubic close packing, crystal lattice and unit cell, tetrahedral words and the octahedral? अब ये सब के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब इस टर्म को बताना है कि क्या इसके बीच में फर्क है, ये सब चीज़ को समझाते हुए चलना है। जैसे ए 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोजिव पैकिंग जो है दो तरह के ट्रायंगुलर वर्ड्स को कंटेन करता है, जैसे कि ए और बी, ए और बी।
तो ये फिगर 1 में दिखा रहा है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है लेयर ए का। अब ये पार्टिकल जो है अगर हम इसको वाइट्स में रखते प्रेजेंस करते हैं लेयर ए में, तो आसानी से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं फिगर 2 और 3 को, क्योंकि सिर्फ एक वॉइड्स मतलब कि ऑक्यूपाइड कर रहा है इस प्रोसेस में, और ए और बी जो है इसके अलावा। और कह रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है स्फेयर पार्टिकल या स्फेयर में जो है वॉइड्स ऑफ लेयर ए प्रेजेंस है और लेयर बी प्रेजेंस है। तो अब हम दो तरह के वॉइड्स देखते हैं कि उसमें बी लेयर जो है प्रेजेंस है, और मतलब कि बी में सी और डी जो है, तो ये जो है अनलाइक है, तो उस तरह के नहीं है वॉइड प्रेजेंट लेयर ए में। तो दो तरह के वॉइड जो है प्रेजेंट है लेयर बी में, तो वो लेकिन सिमिलर नहीं है। तो वॉइड सी जो है वो 4 स्फीयर के द्वारा जो है घेरा हुआ है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड से, जो 4 से घेरा टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रा होता है। और वॉइड्स डी जो है वो 6 स्फीयर से घिरा हुआ, इसीलिए इसको हेड्रल बोला गया है। और 4 उधर टेट्रा और ये इधर 6 से घिरा हुआ था हेड्रल। तो हम पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। हाँ, लाइन पर आइएगा आप लोग, कहीं जाइएगा नहीं। तो अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं बी में, जो दूसरा तरीका देखिए। केस 1 में करा कि थर्ड लेयर जो है सी का, वो सेकेंड लेयर जो है 1 का जो बी है, हर एक में मतलब मैनर कर रहा है। लेयर सी का जो है स्फीयर, लेयर सी का जो स्फीयर है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल सी को। इस केस में देखेंगे तो क्लोज पैकिंग रहता है, ठीक। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहता है, हम लोग देखते हैं। तो फिगर 4 में दिया ये सब चीज़, फिगर 4.1 में भी दिया है। फिर कह रहा है कि बी लेयर जो होता है प्रेजेंट होते हैं वर्ड्स कि अगर ए और लेयर सी में देखते हैं तब जो प्रेजेंट होता है वर्ड सी। और फिगर 4.2 में देखा तो लेयर बी जो है प्रेजेंट होता है वर्ड्स बी और सी लेयर का, और प्रेजेंट रहता है ये डायरेक्टली ऊपर में आप देख सकते हैं स्फीयर का लेयर ए में क्या बना हुआ है। फिर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेयर जो है हेक्सागोनल में क्लोज पैकिंग होता है और ए बी के पैटर्न में सजा हुआ रहता है। जब हम लोग थर्ड लेयर देखते हैं सी का, तो इसमें देखते हैं कि बी लेयर जो है उसके ऊपर जो है कुछ स्फीयर के लेयर सी के मैनर में अगर देखते हैं तो वो ऑक्यूपाई कर रहा कुछ इसको। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डी को हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इसमें। तो 5.1 फिगर में देख रहे होंगे, देखेंगे 5.1 फिगर में, तो बी जो होगा प्रेजेंट होगा उसमें, और उसके ऊपर जो है लेयर सी जो है उसके ऊपर जो है वॉइड्स डी है। तो फिगर 5.2 में आप देखते हैं कि बी लेयर जो है प्रेजेंट है उसके ऊपर वाइट बी, और सी लेयर प्रेजेंट है वॉइड्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करने के बाद जो हमको पता चल जाता है कि फिगर जो है इसका अरेंजमेंट जो पार्टिकल का लेयर सी में किया गया है। तो ये कम्प्लीटली जो है अलग है लेयर ए और बी से, बी में। और जब हम लोग इसका फोर्थ लेयर में रखते हैं तो थर्ड लेयर का मतलब देखते हैं उसके ऊपर जो है अरेंजमेंट जो किया हुआ पार्टिकल का, वो लेयर जो है सिमिलर किया गया है, जैसे लेयर ए में किया गया है वैसे ही इसमें भी किया गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेयर जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो लेयर है वो जो है ए बी सी के पैटर्न में सजा हुआ है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड टेट्राहेड्रल, बॉडी सेंट्रल। तो देखिए इसमें जो 14 पहला वाला में 14 है, तो 8 मतलब कॉर्नर में है, 6 जो है फेस में, तो 8 6 14 हो गया ना। तो लैटिस पॉइंट जो इसका फेस सेंटर्ड में क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और इसके में भी 14 होता है, ठीक सेकंड वाले में, क्योंकि 8 जो है कॉर्नर में है, 6 जो है फेस में है, तो ये इसका भी लेटेस्ट पॉइंट जो है फेस सेंटर टेट्राहेड्रल में है।
और इसमें जो है थर्ड वाला बॉडी सेंटर वाला में देखिए इसमें 9 है, एक जो है सेंटर पर है और 8 जो है कॉर्नर्स है। तो हम कह सकते हैं इसका लेटेस्ट पॉइंट जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक में है। 9 क्वेश्चन में करा के द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस बिटवीन द मेटालिक एंड द आयोनिक क्रिस्टल आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। इसका जो डिसिमिलैरिटी जो दिया हुआ है उसका अंतर बताना है मेटालिक और आयोनिक क्रिस्टल का। और कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, तो ये बताना है डिफरेंसेस। देखिए अगर बेसिक सिमिलैरिटी देखते हैं मेटालिक और आयोनिक क्रिस्टल का, तो वो जो होता है क्रिस्टल का इस तरह का बना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स का अट्रैक्शन मतलब इस तरह का वो बनाया गया। अगर इस मेटालिक क्रिस्टल में देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके बीच में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन है। और आयोनिक क्रिस्टल में देखते हैं तो इसमें के बीच में है जो अपोजिटली चार्ज आयन है। तो इसलिए दोनों जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर अलग अलग तरह के बीच में है, क्योंकि इसका मेटालिक और आयोनिक क्रिस्टल जो है मेटालिक क्रिस्टल में इसका आयोनिक और मेटालिक क्रिस्टल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करता है, तो हम लोग कह सकते हैं मेटालिक क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो आयोनिक क्रिस्टल में जो है कि आयन जो है फ्री मूव नहीं करेगा, जिसका रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए जो मोल्टेन स्टेट में जो है या एक्वस सॉल्यूशन में जो देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर रहेगा एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट तब करेगा। कह रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है आयोनिक क्रिस्टल का वो आयन्स है। ठीक, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आयोनिक क्रिस्टल को आयन्स है, और इस आयन्स में जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किया रहता है। इस सीन से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका अट्रैक्शन होने के कारण, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण जो है उस आयन्स का जो चार्ज है मतलब एक फिक्स पोजिशन पर है, और इसके रीजन से मतलब हम कह सकते हैं कि क्यों मतलब कि आयोनिक क्रिस्टल जो है हार्ड और ब्रिटल होता है। अगर कैलकुलेट करें एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ द मेटल क्रिस्टल फोर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक विद द एजम्पशन दैट द एटम्स आर टचिंग ईच अदर। आप सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इस सब का एजम्पशन अगर देते हैं एटम, तो इसमें टचिंग एक दूसरे के साथ रहता है। ठीक है, अब टचिंग रहता है तो हम सिंपल क्यूबिक कह सकते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक के लैटिस में देखेंगे तो इसका पार्टिकल जो है लोकेट होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ ये जो होता है कॉर्नर पर होता है क्यूब का, और ये टच रहता है एक दूसरे के साथ में एजेस के अलॉन्ग में। तो हम लोग मान लेते हैं कि एज के अलॉन्ग में तो इसका क्यूब जो है ए है और इसका रेडियस जो है एक पार्टिकल्स का आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 2r। ठीक, ए इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जो है ए क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2r क्यूब हो गया, तो 2r क्यूब मतलब कि 8r क्यूब हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है पर यूनिट सेल में 1 होता है। ठीक, और इसलिए इसका वॉल्यूम जो होगा वो ऑक्यूपाइड करेगा यूनिट सेल को। तो 4/3 क्यूब हो गया, ये तो स्प्रेड का फॉर्मूला लग गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला लगा के कि वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल व वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100%। हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब जो लिख देंगे 8r क्यूब लिख देंगे इंटू 100% लिख देंगे, तो 1/6 पाई इंटू 100%, फिर 1/6 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू लिख दिए 100% लिख दिए। तो पूरा सॉल्व करेंगे 52.4% आएगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में इधर देखिए इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये कह सकता है कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव फिगर दैट द एटम एट द सेंटर इन कंटैक्ट। मतलब ये ऑब्जर्व कर सकता है कि इसके ऊपर के जो फिगर उसमें एटम जो है उसके सेंटर पर कंटेक्ट में है, उसके साथ में दूसरा एटम जो है डायगोनली अरेंज्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल एफ ई डी जो है, इसको देखिए एफ ई डी का फिगर देखिए, एफ ई डी जो है उसके बाद जो है हम आराम से निकालने के लिए कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला वो बैठा देंगे, बैठाने के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू 2a² हो जाएगा, ए स्क्वायर जो है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी इक्वल टू स्क्वायर हट के अंडर रूट में चल जाएगा 2a हो जाएगा। अगर फिर से करते हैं इसी तरह से तो ए एफ डी को देखते हैं तो उसमें भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर वहाँ पर लिखे हैं इसलिए कर सकते हैं।
अब सी स्क्वायर इक्वल टू 3a² कर सकते हैं, तो सी इक्वल टू अंडर रूट में लगा देंगे स्क्वायर हटा के, तो 3a हो जाएगा। तो हम इसको रेडियस को मान सकते हैं, एटम के रेडियस जो r है, और इसका लेंथ जो है बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल का लेंथ जो है सी इक्वल टू 4 पाई है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 है इक्वल टू 4r बोल सकते हैं, क्योंकि ए अब मेरा हो जाएगा कि a इक्वल टू 4r बाई अंडर रूट 3 नीचे चल जाएगा। अब r इक्वल टू अंडर रूट 3 a/4 कर देंगे, उल्टा तो हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब कि पूरा सोल्यूशन है, इस तरह से निकलेगा। फिर a³ इक्वल टू 4r³ अंडर रूट 3 करेंगे तो बॉडी सेंटर लेटिस को अगर कंटेन कर रहेगा 2 एटम का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 4r³ हो जाएगा। पैकेजिंग फी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100%। अब ये फार्मूला पर बैठा देंगे, बैठाने के बाद क्या करेंगे 8/3 πr³ कर देंगे, फिर नीचे में 4/√3 r का होल क्यूब कर देंगे, इंटू में 100% कर देंगे। जब सोल्व करेंगे तो 8/3 πr³ हो जाएगा, फिर 64/3 अंडर रूट 3 r³ हो जाएगा, इंटू में 100% कर देंगे, आएगा 68%। तो बोल सकते हैं आराम से। फिर थर्ड में करा के फेस सेंटर क्यूबिक जो है उसमें करा कि इसका लेंथ दिया हुआ है यूनिट सेल का ए, और लेंथ जो दिया है फेस डायगोनल के ए सी का दिया हुआ है बी। तब ए बी ट्रायंगल ए बी सी को देखते हुए हम लोग आराम से लगा सकते हैं कि a² इक्वल टू bc² प्लस ab², क्योंकि भाई देखो थ्योरम के फॉर्मूला के अनुसार लगा सकते हैं। क्योंकि अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू पर इसमें b² दी, उसमें a² दी, इसमें a² दिया, तो कितना होगा b² इक्वल टू 2a² हो गया। तब b इक्वल टू आराम से स्क्वायर हटा के अंडर रूट में लगा के 2a कर सकते हैं, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइज जो होता है वो FCC लेटिस में होता है, तो उसका लेंथ जो है, लेंथ सेल का जो लेंथ है जैसे उस वो दिया हुआ है 4.0 इतने तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है उसका एटॉमिक मास जो होगा सिल्वर के क्या होगा। तो देखिए इतना इतना लेंथ दिया हुआ है, ये सब चीज़ दिया है, तो ए इक्वल टू इसका जो हम लिख देंगे, और लिखने के बाद डेंसिटी भी लिख देंगे। उसके बाद लेटिस इस FCC टाइप द नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसका मतलब इसको जेड से डिनोट करते हैं, 4 दिया हुआ तो 4 लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर मोल होता है। अब इस रिलेशन को प्रयोग करते हुए D इक्वल टू ZM/A³ फॉर्मूला में बैठाते हुए जो है M इक्वल टू DA³ Na/Z करते हुए, क्योंकि 10.5 जी पर सेंटीमीटर क्यूब करके इंटू में लिख के काट कूट के जब करेंगे पूरा वैल्यू लिखने के बाद, तो मेरा 107.13 ग्राम पर मोल आएगा। इसलिए एटॉमिक मास इतना होगा 107.13। हाँ, तो अब जो है हम लोग देखते हैं क्यूबिक सॉलिड जो है दो तरह के एलिमेंट बनाता है, पी और क्यू बनाता है, ठीक। क्यू एटम जो है उस कॉर्नर पर है, और क्यूब के कॉर्नर पर है, पी जो है बॉडी सेंटर पर है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का क्या होता है, और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आता है पी और क्यू का, वो बताना है। तो इसमें दिया हुआ एटम जो है क्यू जो है प्रेजेंट है कॉर्नर पर क्यूब के, और इसलिए नंबर ऑफ एटम जो होगा क्यू जो होगा 1 यूनिट होगा, चलो होगा, इसलिए 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 हो गया, 8 कट के बाद तो उसका 1 हो जाएगा। इसलिए हम क्यू एटम का लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या होगा, तो इसमें दिया है कि पी जो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर, तो आराम से इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो है इसका भी 1 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो का निकालेगा पी एटम का, तो इसका नंबर ऑफ क्यू एटम जो होगा पी रेशियो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब ये होने के बाद हम आराम से इसलिए कह सकते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला जो होगा पी क्यू होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा पी क्यू का 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नायोबियम crystallizes in solid crystal cubic structure if the density is इतना and इतना, calculate the atomic radius of the नायोबियम using it the atomic mass of 93। तो इसमें नायोबियम क्रिस्टलाइज दिया हुआ है, इसका बॉडी सेंटर में क्यूबिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है इसका एटॉमिक रेडियस जो है नायोबियम का क्या होगा, और इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले डेंसिटी जो नायोबियम का दिया वो लिख देंगे, फिर जाकर एटॉमिक मास लिख देंगे, उसके बाद लेटिस जो होगा BCC पर, इस तरह से हम लिखते हुए द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z इक्वल टू 2 हो जाएगा, वो लिख देंगे। फिर
हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या, तो वो लिख दें, फिर हम अप्लाई कर देंगे वही फार्मूला पर जब अप्लाई करेंगे तो इतना इतना पुट करने के बाद क्या होगा, जब आएगा तो 3.612 इंटू 10⁻20 माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ आएगा। फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट को निकालना रहेगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला बैठाएंगे R=2√3/4a। अब ये फार्मूला पर बैठा कर लिख कर जब सॉल्व करेंगे तो 14.32 Nm आ जाएगा। देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, पहले बोल देते हैं। अगर रेडियस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का आर है, तो रेडियस जो है एटम का वो क्लोज पैकिंग में आर है, तो डिराइव कीजिए उसका आर और स्मॉल और कैपिटल आर के रिलेशन। तो इसका आंसर देखो ये होगा भाई लोग, स्फीयर के साथ में सेंटर जो है वो दिया हुआ इस पर फिट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये दिखा रहा है फिगर के ऊपर में। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर को, ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखते हैं। तो इस फिगर में जो है राइट एंगल बना रहा है, तो पी ओ क्यू जो है 90 डिग्री हो जाएगा, जिससे हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद तो हम उसी तरह से उसका वैल्यू रखते हुए आ जाएंगे, बस निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी लैटिस विद द एजेस ऑफ इतना, कह रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइज जो एफसीसी लैटिस पर जो है इतना उसका एजेस का लेंथ दिया हुआ है, और दिखा रहा है कि कैलकुलेट करना उसका डेंसिटी को एग्रीमेंट के साथ में, और इसका मेजर्ड वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है। तो देखिए एजेस का लेंथ जो है इतना है, लेटिस जो है एफसीसी पर इस तरह का है, तो नंबर उसका पर यूनिट सेल जो होगा Z=4 हो जाएगा। अब 4 होने के कारण जो होगा इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास हमको पता चल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो लिख देंगे, फिर वही वाला फार्मूला बैठा देंगे, और वही वाला फार्मूला पर बैठाने के बाद आराम से निकाल देंगे। तो 8.97 ग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक, तो हम आराम से मेजर करें तो 8.92 ग्राम पर मीटर क्यूब या 8.97 मीटर ग्राम कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एनालिसिस सो दैट निकल ऑक्साइड ऑफ द फार्मूला NiO98O 1.00 फ्रैक्शन ऑफ द निकल एग्जिस्ट Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयन। अब ये इसका फ्रैक्शनल निकल एग्जिस्ट करना है, फ्रैक्शन में बताना है, और इतना इतना दिया हुआ। इसका फार्मूला देखिए ये है, और इसलिए इसका रेशियो नंबर जो होगा Ni का एटम का और O एटम का जो होगा ये होगा, तो इसको रेशियो में लिख देंगे। फिर इसका टोटल चार्ज जो होगा वो होगा, फिर O2 का जो आयन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें -2 दिया है इसलिए, तो -200 आ जाएगा। जब करेंगे तो Ni2 प्लस आयन दिया हुआ x, तो उसको x मान लेंगे, तो Ni आयन 98 होता है, तो इसका -x हो गया। तो अब हम लोग टोटल चार्ज करेंगे Ni आयन पर, तो x+2 हो जाएगा, x × 2 प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा सॉरी, तो +2x हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके उसके बाद टोटल चार्ज जो होगा Ni आयन पर जो होगा 3 आयन पर होगा, तो उसमें से 3 घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। इसलिए कंपाउंड जो है न्यूट्रल होगा, तो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं इतना इतना 2x + 294 - 3x + -200 = 0 लिख सकते हैं। अब कट देंगे तो -x + 94 = 0 आएगा, तो मतलब कि x = 94 आया, इसलिए हम Ni2 प्लस आयन जो होगा 94 होगा, और नंबर ऑफ Ni3 प्लस आयन जो होगा 98 - 94, तो 4 आ जाएगा। इसलिए फ्रैक्शन में करते हैं तो 94/98 हो जाएगा, करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो आराम से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड कंट्रास्ट द कंडीशन मैकेनिज्म। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है, दो मेन तरह से सेमीकंडक्टर का और कंस्ट्रक्ट मैकेनिज्म को बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेमीकंडक्टर जो है सब्सटेंस है, ये कंडक्टर है, सॉरी ये कंडक्टेंस है, और ये जो होता है इंटरमीडिएट रेंज बनाता है 10 टू द पावर जो है -6 रहता है, वहाँ से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम 10 टू द पावर 4 पावर ओम पर मीटर रहता है। तो ये दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर, एक एन टाइम सेमीकंडक्टर, पी टाइम सेमीकंडक्टर। एन टाइम सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कंडक्टिविटी इसका बढ़ते जाता है, और निगेटिविटी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का इसमें
इसलिए जो होता है कंडक्टिविटी जो है बढ़ता है और निगेटिविटी चार्ज होता है, एन है तो एन से निगेटिविटी, इसे एन टाइम इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ये क्रिस्टल में रहता है 14 एलिमेंट का, ये ऐसा ही रहता है। और जे सब को जब टॉप प्रोसेस से करते हैं, टॉप करते हैं, तो ये 15 ग्रुप के एलिमेंट की तरफ करता है, जैसे फॉस्फोरस और ये अर्जेंटीना की तरफ करता है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट करता है। जब ये दोनों को जो है एसआई और जेई का दोनों का जब हम देखेंगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक दूसरे का। और ये क्रिस्टल में देखेंगे तो हर एक एटम जो होता है इसका 4 कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, इसलिए इसका पी और ए जो होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक का होगा। जब एसआई और जेई दोनों को जब डॉप्ट करते हैं पी और एस के साथ में, तो बाद में पता चलता है जब ऑक्यूपाई करता है तो इसका लेटिस साइड जो होता है क्रिस्टल में होता है। ठीक, 4 out of 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग एसआई और जेई एटम्स। ये चीज़ होता है, मतलब कि 4 में से 5 जो है इस्तेमाल की जाता है, 5 में से 4 जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो इसलिए ये जो है इसका 5th इलेक्ट्रॉन जो होता है डीलोकलाइज हो जाता है और ये इन कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है ऐसा ही चीज़ है। इस तरह से उसको बनाया जाता है, देख लीजिए। और बढ़िया से कभी और समझाएंगे, लेकिन अभी जल्दी है भाई, अभी कुछ हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टिविटी, ये भी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन ये जो होता है पॉजिटिव में रहता है, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन होल रहता है। ठीक, इसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होल रहता है, इसलिए ये जो होता है 14 एलिमेंट की तरह करता है ये भी, और 30 एलिमेंट के ग्रुप की तरह तो साथ में करता है। बी ए एल और जी ए की तरह कंटेन करता है, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जनरेट कर देता है। जब क्रिस्टल में एसआई को डाला जाता है तो बी के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन बी होता है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है बनाते समय 3 कोवैलेंट बॉन्ड को। और इलेक्ट्रॉन होल इसमें भी क्रिएट हो जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन इसके बगल में जितने नेबरिंग आइटम्स रहते हैं वो सब के सब भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल में। और इसलिए लेकिन ये करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल को छोड़ देता है, जिससे ओरिजिनल पोजीशन पर ही हो जाता है। और ये प्रोसेस से हमको इलेक्ट्रॉन होल के बारे में दिखाता है, और मूव करते हुए डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को भी दिखाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरी तरह से भर जाने के बाद क्या होता है कि इसलिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के प्लेट की तरफ बढ़ने लगता है इलेक्ट्रॉन के होल से, जिससे हमको ये दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन के होल से कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसके तरफ ये मूव कर रहा है, और निगेटिव चार्ज के प्लेट की तरफ बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज से, इसलिए इसको बोला है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉपरस ऑक्साइड, जिसको Cu2O बोला जाता है, ये जो होता है लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो इस ऑक्साइड में जो है कॉपर और ऑक्सीजन के रेशियो बताना है, और ये 2:1 दिया है, तो इसका क्या मतलब अकाउंट होगा इस फैक्ट पर सब्सटेंस के पी टाइप सेमीकंडक्टर को बताना। इस कॉर्परस ये क्यूप्रस ऑक्साइड के जब लेबोरेटरी में बनाता है तो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 रहता है, मतलब कि ये जो होता है कॉपरस आयन जो स्लाइटली बहुत कम रहता है, दुगुना, और इसमें दुगुना आयन जो होता है कम रहता है। ठीक, और इसलिए रहता है क्योंकि Cu+ आयन जो है वो Cu2+ आयन होता है, और हर एक Cu2+ आयन जो है रिप्लेस कर देता है 2 क्यूप्रस को, तो क्यूप्रस आयन को, तो इसलिए होल को क्रिएट करता है, जिससे सब्सटेंस जो है कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, जिसके मदद से पॉजिटिव होल की मदद से, इसलिए सब्सटेंस को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टल इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे ऑफ द सॉलिड विद आयंस विद द 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the ferric ions. Derive the formula of the ferric oxide. इसमें जो फेरिक ऑक्साइड का क्रिस्टल दिया गया है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में, तो इसका ऑक्साइड आयन का जो है साथ में 2, मतलब बाहर 2, हर एक के 3 ऑक्टाहेड्रल होल को मतलब ऑक्यूपाइड कर लेता है फेरिक आयन के द्वारा। इसे इसका फॉर्मूला को फेरिक ऑक्साइड के से जो है ये डेराइव करना है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ऑक्साइड जो है मेरा O2 है, ठीक, माइनस में, तो इसलिए इसको x मान लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो x मान लेंगे,
और ये जो 2 दिया हुआ है और हर एक तीसरा जो ऑक्टाहेड्रल होल है फेरिक आयन के द्वारा जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए 2/3 एक्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आयरन नंबर ऑफ फेरिक आयन्स के बारे में बताना है, इसलिए रेशियो जो होगा 2/3 एक्स रेशियो एक्स हो जाएगा, Fe3 प्लस रेशियो O2, तो इसलिए वही चीज़ है 2 और 3 है ना, तो वही चीज़ है 2/3:1, मतलब 2:3 हो गया, तो इसलिए हो गया फार्मूला प्रूव, तो Fe2O3 हो जाता है। क्लासीफाई करना हर एक को, क्योंकि ए टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बताना है। और Ge डॉप्ट होता है In में और बी डॉप्ट होता है Si के साथ में। तो देखिए Ge जो होता है 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये डॉप होता है In के साथ में, और 13 ग्रुप के एलिमेंट की तरह ये होता है, और इसलिए जो है इसमें होल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से सेमीकंडक्टर को जनरेट कर लेता है, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। और बी जो होता है ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है, ये जो है SI के साथ जब करता है डॉप डुबाया जाता है, तब ये जो 14 ग्रुप के एलिमेंट की तरह करने लगता है, इसमें जो होल क्रिएट हो जाता है, तो ये सेमीकंडक्टर जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर को जनरेट करने लगता है। गोल्ड एटॉमिक रेडियस जो होता है इसका 0.144 नैनोमीटर होता है क्रिस्टलाइज, अगर फेस सेंटर के यूनिट सेल में देखा जाए, तो इसका लेंथ के साइड जो होगा सेल का वो इस तरह से क्या होता है वो बताना है। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में A=2√2r होता है इसका फार्मूला। तो देखिए ये जो होता है इसी फार्मूला पर बैठाना है, r मेरा इतना दिया हुआ है और ये मेरा इतना इतना है, तो इतना में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा, तो निकल गया इतना नैनोमीटर में। In term of band theory, what is the difference between a conductor and insulator, between a conductor and semiconductor? अब इसका डिफरेंस पता है, जैसे वैलेंस बैंड जो होता है कंडक्टर का वो पार्शियली भर जाता है और ओवरलैप करने लगता है हायर एनर्जी के साथ में। तो अनऑक्यूपाइड जो कंडक्शन होता है बैंड का वो इस तरह से होता है, इस फिगर को देखिएगा समझिएगा आप लोग रोक के। और ये जो होता है अदर हैंड में अगर देखा जाए तो ये इंसुलेटर के केस में जब देखा जाए तो बैलेंस बैंड जो पूरी तरह से भर जाने के कारण जो होता है क्या होता है कि लार्ज गैप होता है उसमें, उसके वैलेंस के बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसलिए होता है। और इस केस में कंडक्टर को देखिएगा तो बैलेंस बैंड जो पार्शियली भर जाता है और ओवरलैप करने लगता है हाई एनर्जी के साथ और अनऑक्यूपाइड करता है कंडक्शन बैंड को, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से फ्लो करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अप्लाई करते हैं तो। और अदर हैंड में देखिएगा तो ये जो होता है बैलेंस बैंड जो होता है सेमीकंडक्टर का वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण से इसमें स्मॉल गैप मतलब बीच में रहता है बैलेंस बैंड के और जो अगला हायर कंडक्शन बैंड उसके साथ में, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जंप कर जाते हैं और वो जो होता है वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड से कर जाते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के से कर जाते हैं, इसलिए स्कॉटकी डिफेक्ट पूछा जाता है, बार बार याद कर लीजिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरशियल और एफ सेंटर्ड क्या होता है इस चीज़ के बारे में सूटेबल एग्जांपल के साथ में समझ लीजिए। तो स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है ये बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसमें दिखाया जाता है आयोनिक सॉलिड के द्वारा जो ये होता है इसलिए। और इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन जो होता है उसका नंबर बराबर होता है, लेकिन मिसिंग हो जाने के कारण उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के साथ किया जाता है। और ये घटने के इसका डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी घटने के कारण इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट का वो आयोनिक सॉलिड में प्रेजेंट होता है। इसलिए एग्जांपल हम NaCl का देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि 10⁻⁶ स्कॉटकी पेयर होता है इसका पर सेंटीमीटर क्यूब में रूम टेम्परेचर पर। आयोनिक सब्सटेंस जो होता है वो जो है सिमिलर साइज का कैटायन और एनायन को दिखाता है और इस तरह के डिफेक्ट्स हैं जैसे NaCl KCl CaCl AgBr ये सब में दिखाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ये आयोनिक के सॉलिड होता है, ये जो है ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस को कंटेनिंग करता है और इसका आयन के साइज में मतलब दिखा जाता है और उस तरह का डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जब इसका स्मॉलर साइज होता है तो यूजुअली कैटायन जो है डिसलोकेट हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण ये इसलिए नहीं दिखा देता है क्योंकि इसका नॉर्मल साइड जो होता है और इंटरशियल साइड जो होता है उससे मतलब डिसलोकेट हो जाता है, जिसके कारण से फ्रैंकल डिफेक्ट जो क्रिएट हो जाता है। जिससे जितने भी मतलब कि इस वैकेंसी के डिफेक्ट में आ जाते हैं सब के सब एक इंटरशियल डिफेक्ट में और इंटरशियल डिफेक्ट में आ जाते हैं अच्छी तरह से।
और इस डिफेक्ट से हम लोग क्या होता है कि डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें कुछ हमको ऐसा डिसलोकेशन हो जाता है कि गलत मतलब कि डिफेक्ट पड़ जाता है और गलत जगह पड़ जाता है डिफेक्ट, जिससे क्या होता है कि छेद हो जाता है। आयोनिक सॉलिड जो होता है जैसे कि इसमें AgCl, AgBr, AgEl, ZnS ये सब में डिफेक्ट देखा जाता है। इंटरशियल देखिएगा, इंटरशियल डिफेक्ट है एक तरह से ये नॉन आयोनिक सॉलिड के द्वारा होता है। ये जो होता है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं जब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरशियल साइड पर क्रिस्टल के, तब इस डेंसिटी जो होता है सब्सटेंस का वो बढ़ते जाता है क्योंकि इसमें डिफेक्ट होता है। इसलिए एफ सेंटर जब एनायनिक साइड जो होता है क्रिस्टल का वो ऑक्यूपाइड कर लेता है ऑन पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन को, या अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब ये एनायनिक साइड को क्रिस्टल के ऑक्यूपाइड कर लेता है तो इसका आयनिक साइड को ही हम एफ सेंटर बोलते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है इम्पार्ट मतलब कि इसके क्रिस्टल के कुछ ऐसे कलर टाइप हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग कर सकते हैं कि जब क्रिस्टल में NaCl के क्रिस्टल में देखें, जब NaCl को गर्म करते हैं कि सोडियम वेपर के साथ उसके एटमोसफेयर में तो सोडियम एटम जो होता है डिपोजिटेड हो जाता है क्रिस्टल के सरफेस पर, जिससे Cl आयन जो होता है डिफ्यूज कर जाता है क्रिस्टल के सरफेस से और जाके Na एटम के साथ जो कंबाइन कर लेता है और NaCl बना लेता है। इसी तरह का प्रोसेस को हम लोग Na एटम्स ऑन द सरफेस, अब Na क्या करता है उसके सरफेस पर चल जाता है क्रिस्टल के और इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करने लगता है डिफ्यूज होकर, और क्रिस्टल में जाने के बाद जो होता है ऑक्यूपाई, क्रिस्टल में जाता है और ऑक्यूपाई कर लेता है वैकेंट एनायनिक साइट को, जिससे एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेल्टिंग रेडियस इज 125 पिकोमीटर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, हाउ मेनी यूनिट सेल देयर आर। इतना देखिए इसमें एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज जो है क्यूबिक क्लोज पैक के स्ट्रक्चर में दिया गया, उसका मेल्टिंग रेडियस है इतना, और क्या उसका लेंथ होता है एक यूनिट साइड का वो बताना है, और कितना मतलब यूनिट सेल होता है 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में। तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो होता है A=2√2R होता है, तो 2√2 इंटू 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इतना, तो अप्रोक्सीमेटली वो जो होगा इतना वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, तो इसका दिया हुआ है इतना होता है, इतना पिकोमीटर क्यूब होता है, तो 4.4 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इतना आता है, और इसलिए नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जो होगा 1.00 सेंटीमीटर क्यूब का, इतना भी इतना करेंगे 1.00 सेंटीमीटर क्यूब लेके 4.4 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब लेके करेंगे तो 2.27 इंटू 10⁻22 आएगा। अब NaCl को जब डॉप्ट करते हैं 10⁻³ मोल % में SrCl2 गए तो इसका क्या कंसंट्रेशन आएगा कैटायन वैकेंसीज का, तो हमको बताना है NaCl को जब इतना मोल के कंसंट्रेशन में डुबाते हैं तो क्या इसका वैकेंसी आएगा कैटायन का। तो देखिए जब इसमें NaCl दिया हुआ है, इसमें इतना साथ में इतना मोल SrCl2 का प्लस का भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 मोल अगर NaCl लेते हैं और उसमें डुबाते हैं 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 को, तो कैसे लिखेंगे कि 10⁻³ लिखेंगे, 1 मोल ऑफ NaCl डॉप होगा तो SrCl2 का, तो मेरा 10⁻⁵ मोल ऑफ द SrCl2 आएगा। इसका कैटायन वैकेंसी क्या हो गया Sr2 प्लस आयन का, तो 1 प्रोड्यूस करेगा Sr2 के द्वारा जो है। इसका कंसंट्रेशन जो है कैटायन वैकेंसी का जो होगा 10⁵ मोल ऑफ Sr2 प्लस आयन का जो होगा इतना में 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻18 मोल पर मोल हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन यही आएगा। अब एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक, एक्सप्लेन करना है क्या, फेरोमैग्नेटिज, पैरामैग्नेटिज, फेरी मैग्नेटिज, एंटी फेरोमैग्नेटिज, 12, 16 और 13, 15 ग्रुप कंपाउंड। तो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड मतलब कि होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और ये इसी को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम,
RO2। सॉलिड में जो होता है इसका मेटल जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो ग्रुप एक दूसरे के साथ में रहता है और स्मॉल रीजन में रहता है, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और हर एक डोमेन जो होता है उसमें छोटा छोटा मैग्नेट होता, बहुत छोटा मैग्नेट होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये अनमैग्नेटाइज पीस हो रहता है जिससे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब डोमेन क्या करता है कि रैंडमली ओरिएंटेड हो जाता है, जिससे उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाने के कारण क्या होता है कि जब वो सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर जाता है, तब उसका जितने भी डोमेन रहते हैं वो सब के सब ओरिएंटेड हो जाते हैं सभी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, जिसके कारण से यही रिजल्ट होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को देखने प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है। और ये जो होता है ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट करता है, क्योंकि बाद में ये रिमूवल हो जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड से, और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। पैरामैग्नेटिक को देखते हैं तो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है, इसका भी वही हाल रहता है। क्या होता है कि सब्सटेंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचा जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण से इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचा जाता है जो सब्सटेंस रहता है, इसके लिए इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में O2, Cu2, F3, Cr3, ये सब को देख लो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड से हट जाता है तो, क्योंकि उसके अंदर जो है मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो होते हैं सब्सटेंस, वो सब एक दूसरे एक या एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है अट्रैक्ट कर जाता है, इसलिए इसको जो है पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म बोला जाता है। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है? यह सब्सटेंस ऐसा है जो मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ये जो होता है पैरेलल में होता है और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, ये अनइक्वल नंबर में होता है, और ये जो होता है फेरोमैग्नेटिज्म में देखा जाता है। एग्जांपल जैसे Fe2O4 हो गया, ये मैग्नेटाइट हो गया, फिर फेरिटाइट भी वो होता है। ठीक, MgF2O4 बोल सकते हैं, ZnFe2O4 बोल सकते हैं, ये सब होता है। फेरी मैग्नेटिक जो होता है सब्सटेंस वो बहुत ही कम अट्रैक्टेड करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये कंपेयर किया जाए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो इसको जब हीट कर दिया जाए तो सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक, अब एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होता है सब्सटेंस से उसके पास डोमेन स्ट्रक्चर होता है, और सिमिलर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सिमिलर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये अपोजिटली जो है ओरिएंटेड होता है। अपोजिटली ओरिएंटेड होने के डोमेन होने के कारण जो है ये कैंसिल आउट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे मैग्नेटिक इसका दूसरा मैग्नेटिक हो जाता है। 12, 6, 13, 15 ग्रुप कंपाउंड जो होता है, ये जो है 12 ग्रुप और 16 ग्रुप और 13 और 15 ग्रुप जो है कंपाउंड होता है, ये 13, 15 एलिमेंट ये सब से बन के बनाया हुआ है, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या होता है कि स्टिमुलेट हो जाते हैं जितने भी मतलब एवरेज बैलेंस होते हैं, एवरेज बैलेंस 4 होते हैं, तो सब जैसे कि GE और SI में क्या होता है एवरेज बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें 4 होते हैं, इंडियम में भी होता है, और एंटी मोनाइड में होता है जिसको IRS में भी बोला जाता है, उसमें भी होता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड में भी होता है AIP जिसको बोला जाता है, गैलियम और सेनाइड बोला जाता है, GaAs बोला जाता है। इस तरह के जो मतलब कि कंपाउंड रहते हैं ग्रुप में 13, 15 GaAs सेमीकंडक्टर, ये सब बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं टाइम पर, और ये जो रेवोनाइज हो जाते हैं, तो इसका डिजाइनिंग जो होता है सेमीकंडक्टर वाले डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत छोटे छोटे चिप ये सब बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में 12 और 16 का पावर जो होता है, इसमें जिंक सल्फाइड भी इंक्लूड है, कैडमियम सल्फाइड भी है, फिर जाके कैडमियम सेलेनाइड है, तो ये मरकरी है, टेलुराइड है, ये सब जितने भी है ये सब का मतलब कोवैलेंट में परफेक्टली कंपाउंड मतलब कंपाउंड वाले बॉन्ड नहीं होते हैं। तो ये आयोनिक कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसका जो है 2 एलिमेंट होता है। तो यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत तेज़ी के साथ ये चैप्टर ख़त्म किए, शायद आपको बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरा मकसद था कि ये पूरा क्वेश्चन को आप तक पहुँचाना और आपके माइंड में डालना और सोल्यूशन को दिखाना और अपने से कुछ आपको समझाना। तो ठीक है, उम्मीद है लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल पर बने रहिए और पूरे जोश के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।
ठीक है, बोलिए जय हिंद।